नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नाइट एजुकेशन में। मैं हूं राज और आज आपके लिए लाया हूं एक स्पेशल क्लास। आई होप आपके बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से चल रहे होंगे और उम्मीद है कि आप अपना स्कोर बेस्ट कर पाएंगे। और अत्यधिक स्टूडेंट्स को मैथ का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि मैथ और मोस्टली स्टूडेंट होता है कि मैथ से ज़्यादा डर महसूस करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आज आपके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। तो मैंने पूरा मैथ की पूरी बुक का निचोड़ यहाँ पर ला कर रखा है और इसमें मैं आपको सभी चैप्टर्स के 1 बाय 1 यहाँ पर फॉर्मूला रिवाइज कराने वाला हूँ। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ से हम पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसे रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर एक पूर्णांक होते हैं और पूर्णांक से यहाँ पर एक नियम बनता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वह होती है जिसमें कि दो धनात्मक पूर्णांक, माना कि एक पूर्णांक होगा a और दूसरा है v, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि जहाँ पर a bq प्लस r होता है और जो r है वो v और 0 के बीच लाई करता है, माना जिसमें 0 r से छोटा और बराबर भी हो सकता है तथा b का मान हमेशा r से बड़ा होता है। बात करें तो ये भाज्यता के नियम पर ही आधारित होता है, जिसमें कि हमारा v जो कहलाएगा वो भाजक और a भाज्य, r होता है भागफल तथा q होता है भागफल तथा r होता है रिमाइंडर, शेषफल। तो यही हमारा रूल बन जाता है यहाँ पर भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और उम्मीद है कि एग्ज़ाम में ये गलती ना करें। चलते हैं नेक्स्ट पर। हमारा दूसरा रूल है भाज्यता से रिलेटेड ही। यहाँ पर किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और v के लिए हैं, जिसमें a और b कोई दो पूर्णांक होंगे और उनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर दिए रहने पर हम क्या करेंगे, a और b का मल्टीप्लाई कर देंगे। a और b का मल्टीप्लाई करेंगे यानी HCF गुणा LCM जो होगा दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। नेक्स्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पूछी जाती है अभी सभी एग्जाम में, तो हम लेके चलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो उन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है, जहां p तथा q सहअभाज्य हैं। अब बात करें सहअभाज्य की, तो सहअभाज्य वह दो संख्या जिनके बीच फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक होता है, जैसे कि संख्या 3 और 5। इनके बीच जो फैक्टर होता है कॉमन फैक्टर वो एक होता है। ये वह संख्या होती हैं जो सिर्फ एक से ही पूर्णतः कट पाती हैं। तो बात करें परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होंगी? जो p और q के रूप में लिखी जा सके। p और q की बात करें तो p यहाँ पर अंश और q यहाँ पर हर होगा।
परंतु क्यू यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यू यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 यानी क्यू का मान 0 हम नहीं ले सकते इस कंडीशन में। नेक्स्ट अगला है हमारा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। बात करें परिमेय संख्याओं की तो परिमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है परिमेय, दो प्रकार की होंगी, एक होगी शांत और एक होती है अशांत। शांत तो परिमेय ही होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, परंतु अशांत भी परिमेय में ही आती है। अब अशांत को हम दो भागों में बांट देते हैं यहाँ पर, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती की बात करें तो आवर्ती क्या होता है कि जैसे 3.444 यानी ये लगातार पॉइंट्स के दशमलव के बाद संख्या आवर्ती रहती है, आवर्ती बार बार रिपीट होती है। परंतु अनावर्ती में जैसे कि हम 1.1.3, 4, 5, 7, 8, 9 यहाँ पर कोई भी रिपीटेड संख्या नहीं होगी, तो ये कहलाते हैं हमारे अनावर्ती संख्या, अनावर्ती परिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब बात आती है यहाँ पर परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाती है यदि Q के अभाज्य गुणनखंड 2n × 5n के रूप के हों, 2n × 5m के रूप के हों, सॉरी यहाँ पर गलती हो, m के रूप के हों, यानी 2 की पावर 5, 2 की पावर कुछ भी हो और 5 की पावर कुछ भी हो, तो यहाँ पर क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 या 5 के अलावा कोई और फैक्टर आता है तो वह अभाज्य फैक्टर आता है तो क्या होगा, वह अशांत होगा। यहाँ से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है यदि Q के अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप के ना हो। तो यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। आगे हमने यहाँ पर चैप्टर लिया है नंबर 2, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर रैखिक समीकरण की बात करें तो इसमें दिया है दो चर क्या होते हैं, वेरिएबल जैसे कि x, y, z कुछ भी हो सकते हैं, परंतु वह रैखिक भी हों और उनके युग्म बन रहे हों, जोड़े से हों, तो वे कहलाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहला है वह समीकरण जिसे ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। नंबर 2, सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा निरूपित करते हैं। नंबर 3 है यदि दो सरल रेखाओं के समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 हो तो वहाँ पर 3 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन प्रतिच्छेदी रेखाएं या संगत युग्म या अद्वितीय हल होने की शर्त है कि उन दोनों समीकरणों के a1/a2 बराबर b1/b2 के मान बराबर आपस में नहीं होंगे तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं या संगत युग्म या अद्वितीय हल होने की शर्त होगी, जिसमें कि लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टॉपिक पॉइंट बी, संपाती रेखाएं या संगतियों या अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त, जिसमें कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों एक दूसरे के अगर बराबर हैं तो उसके अनेक हल होने की शर्त है, तथा रेखाएं संपाती होंगी, संगत युग्म बनाएंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरी शर्त है यहाँ पर समांतर रेखाएं या असंगत युग्म या कोई हल होने की शर्त ना हो, तो वहाँ पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में देखेंगे तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, परंतु c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी एक दूसरे के समांतर चल रही होंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 कंडीशन थी। नेक्स्ट है यहाँ पर इसी चैप्टर में कुछ नाव और धारा से, नदी से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने वो यहाँ पर आपको समझाने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, बट समझ देते हैं। पहला, अगर नाव की दिशा और नदी की दिशा एक ही डायरेक्शन में है तो नाव की धारा के अनुकूल चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। या अगर नाव x किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और नदी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों का योग उसकी चाल कहलाएगा, दोनों का योग। अगर नाव की दिशा जो कि x है और नदी की दिशा जो कि y है एक दूसरे के विपरीत हैं, तो नाव की धारा के प्रतिकूल चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तथा चाल का जो फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। नेक्स्ट बात करें हम तो चलते हैं आगे। अगला चैप्टर है बहुपद। बहुपद काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की बात करें तो बहुपद इसमें पूछा जाता है, घातों के आधार पर बहुपद बताइए। पहला है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो वह बहुपद रेखिक बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात, और जिसकी अधिकतम घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। बात करें रेखिक बहुपद की तो रेखिक बहुपद जैसे कि ax + v रेखिक बहुपद है। द्विघात ax² + v और त्रिघात ax³ + v। यहाँ पर इस तरीके से होंगी समीकरण। नेक्स्ट है रेखिक बहुपद के शून्यंक। शून्यंक की बात करें तो रेखिक बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं? रेखिक बहुपद का शून्यंक होता है -b/a, जिसमें b जो होता है वो अचर पद और a होता है x का गुणांक। जहाँ पर रेखिक बहुपद px बराबर ax + v होगा। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद के शून्यंकों के बीच संबंध यदि अल्फा और बीटा द्विघात हैं तो px ax² + bx + c होगा, जहाँ पर a ≠ 0 होगा। तो इस कंडीशन में हम शून्यंकों का योग निकालते हैं, तो शून्यंकों का योग होगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे तो अचर पद यानी c और
एक्स स्क्वायर का गुणांक ये ए, तो यहाँ पर होगा c/a। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम बात करें तो अभी हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, सेम वही प्रोसेस है, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंस यानी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा ग्रुप लेके चलते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिएगा, स्टार्ट करें। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम बोलता है जहाँ पर QX जो कि भाजक कहलाएगा, समीकरण में दिया होगा। अगर समीकरण में भागफल दिया है GX और शेषफल दिया है RX, तो भाज्य PX होगा। उस कंडीशन में PX बराबर GX इंटू QX प्लस RX होगा। यानी हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ। बहुत पूछा जाता है कि रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ कौन कौन सी हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में x तथा y के किसी एक मान को, x या y के किसी एक मान को प्रतिस्थापित करके x और y का मान फाइंड करते हैं। तथा विलोपन विधि में x तथा y की किसी भी वैल्यू को बराबर करके उन्हें जोड़ तथा घटा कर उनका x और y का मान यहाँ से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है ब्रजगुणन विधि। ये विधि थोड़ी अलग है। इस विधि के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, यदि दो युग्मबद्ध रैखिक समीकरण के व्यापक निकाय इस प्रकार हों कि a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 हों, तो अद्वितीय हल होने के प्रतिबंध यहाँ पर आते हैं। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो अतः एक दूसरे को वह एक बिंदु पर काटते हैं, यानी कि एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होंगे। तो इस स्थिति में हम वहाँ से मान इस प्रकार निकालेंगे, जहाँ पर x जो होगा b1/c2 बराबर माइनस b2c1 बराबर y/c1a2 माइनस c2a1 बराबर -1/a1b2 माइनस a2b1। अब ये फॉर्मूला हम आसानी से याद नहीं कर सकते, इसलिए याद करने का एक सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बताया है कि हम x और y और -1 को इस प्रकार रखेंगे और b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 को इस प्रकार हम क्रॉस काटते चले जाएंगे और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले पड़ता है ऊपर b1, तो b1 c2 माइनस b1 c2 माइनस b2 c1। इसी प्रकार y में c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर -1 में a1 b2 और माइनस a2 b1। हम इस प्रकार से इसे आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन आती है इसी में, कोई हल ना होने का प्रतिबंध। यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और c1/c2 बराबर ना हो तो दोनों आलेख समांतर होंगे, यानी कि एक दूसरे के समांतर होंगे। अनंत हल होने का प्रतिबंध। अनंत हल होने का प्रतिबंध है यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर c1/c2, तो निकाय या आलेख संपाती होंगे। संपाती का मतलब है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को
एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो यहाँ से बिंदु अनेक प्राप्त होंगे, जिसके अनेक हल यहाँ से हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है टॉपिक हमारा त्रिभुज। देखिए चैप्टर नंबर हमारा यहाँ 5 लिया है, क्योंकि 5 चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है, तो हमने चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर स्किप कर दिया है। चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज। त्रिभुज में पूछा जाता है कि समरूपता क्या है। समरूप क्या होता है? तो समरूप वह आकृतियाँ जो समान आकार की तो हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वे समान आमाप की भी हों। कहने का मतलब है कि देखने में तो समान हो सकती हैं, परंतु वह छोटी बड़ी हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में वह दोनों क्या होंगी? समरूप होंगे। जैसे मैंने त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज है ABC, छोटा त्रिभुज है DEF, तो ये दोनों क्या हैं? समरूप हैं, परंतु छोटे बड़े हैं, तो समरूप हुए। इसी प्रकार मैंने दो रेखाएं ली हैं AB और CD, छोटी बड़ी हैं परंतु समरूप हैं। अगर मैं बोलूं कि रेखा A और रेखा B समरूप हैं, तो ये समरूप नहीं है, क्योंकि ये समांतर चल रही है परंतु ये वक्राकार चल रही है। नेक्स्ट, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, बहुभुज की बात करें तो कई भुजाओं से घिरी आकृति, जिसमें 2 भी हों, 3 होंगी, 4 होंगी, 5 आकृति, कितनी भी आकृति भुजाएं हो सकती हैं, तो उनके संगत कोण बराबर हों, अर्थात समान कोणिक हों, और उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयाँ अनुपातिक हों, तब वह बहुभुज समरूप कहलाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिखाया है, बताएंगे आप पहली आकृति क्या समरूप हैं। दोबारा नियम पढ़ सकते हैं, उनके संगत कोण बराबर हों और भुजाओं की लंबाइयाँ के अनुपातिक हों। तो पहली आकृति है, क्या ये समरूप है? क्या ये समरूप है? आकृति B को पहचानेंगे, क्या ये समरूप है? और आकृति C पहचानेंगे, क्या ये समरूप है? और इनके कारण भी देंगे, किस रूप में ये समरूप हैं, किस में नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आकृति A। आकृति A बात कर रही है कि इनकी भुजाएं की लंबाइयों के अनुपातिक तो हैं, परंतु ये समकोणिक नहीं है। ये क्या है? समकोणिक। देखिए अगर कोण की बात करें तो यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे समान कोण बनाएंगे, यहाँ पर देखेंगे समान, यहाँ पर समान, अतः ये समकोणिक भी है। और अनुपातिक, लंबाइयों के अनुपात भी इनके बराबर हैं। अनुपात में तो बराबर होंगे, अनुपात मतलब है कहीं 10 है और कहीं 5, तो अनुपात में तो बराबर है, 2:1। और ये भी ऐसी 5 और ये 10, तो 2:1, अनुपात में बराबर है। इसी प्रकार ये देखेंगे कोण भी बराबर और इनका अनुपात भी बराबर हो सकते हैं, परंतु ये हमारी आकृति ऐसी है, इसमें ना तो कोण बराबर है और ना ही इसकी अनुपात में बराबर है, तो ये क्या होंगे? ये समरूप नहीं है। पहली दूसरी आकृति समरूप है और तीसरी आकृति समरूप नहीं कहलाएगी। आई होप समझ गए होंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर मैंने एक प्रमेय के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। प्रमेय क्या है? प्रमेय है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की बात करें तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। तो हम AB भुजा ले रहे हैं और हमने लिए PQ भुजा, तो AB की भुजा का स्क्वायर और P भुजा का स्क्वायर बराबर हो सकता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के। और भुजा लें BC इधर PR तो बराबर, और BC और QR का वर्ग बराबर, यानी हम तीनों भुजाओं को आपस में इंटरेक्ट या कनेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगला है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कि ए सी भुजा कर्ण है और ए बी और बी सी भुजा लंब और आधार हैं। तो बात करेंगे कर्ण का जो वर्ग होगा वो दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो भुजा ए बी का वर्ग भुजा बी सी का वर्ग का योग बराबर होगा ए सी के वर्ग के बराबर। तो यहाँ पर हमने शो किया है। आती हैं कुछ उपप्रमेय होती हैं जो प्रमेय से ही प्राप्त मिलती हैं हमें। उपप्रमेय क्या है? यदि त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हो तो बता सकते हैं कि वह न्यून कोण है या समकोण है या अधिक कोण है। कैसे? तो ये रूल है कि यदि सी का स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के तो वह कोण न्यून कोण होगा, और यदि सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के तो वह कोण समकोण होगा, और यदि सी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग से तो वह अधिक कोण होगा। आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की बात करें तो वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 ना हो। यानी एक्स का मान अगर 0 हो गया तो स्क्वायर क्या होगा हमारा, ये पूरा वैल्यू खत्म, तो ये क्या होगी, रेखीय समीकरण बन जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि एक्स का मान यहाँ पर 0 ना हो, और एक्स एक चर है और ए बी सी को वास्तविक अचर कहते हैं। दूसरा है द्विघात समीकरण के शून्यक बराबर होते हैं द्विघात समीकरण के मूल के, यानी शून्यक और मूल बराबर होते हैं। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ, बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। पहला है गुणनखंड विधि, जिसमें कि एक्स स्क्वायर और अचर पद सी के गुणांकों के फैक्टर किए जाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधियाँ, जिसमें से आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का पूर्ण वर्ग करना होता है। तो बात करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सेम। ए माइनस बी का करें बात तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पूर्ण पर बनाने लिखनी हमने दो, ये समीकरण महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट तीसरी विधि है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का, तो हल यहाँ पर मिलेगा हमें एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस समीकरण से हम समीकरण को द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, जहाँ पर x का मान निकाल सकते हैं। वहीं आता है विविध कर। विविध कर क्या होता है, विविध कर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविध कर जिसे डी से शो करते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण आते हैं। मूलों के लक्षण क्या हैं, अगर दो भिन्न वास्तविक हल होंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो,
तो समीकरण के मूल वास्तविक, अपरिमेय और असमान होंगे। बी है, दो समान वास्तविक हल होंगे यदि b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। तो मूल बनेंगे वास्तविक, आपस में बराबर होंगे। सी है, कोई वास्तविक हल नहीं होगा यदि b² माइनस 4ac छोटा है 0 से। तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। डी है, यदि b² माइनस 4ac बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग भी है तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध। दो मूलों का योगफल बराबर होगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यह हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। वही मूलों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक, शॉर्ट में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। द्विघात समीकरण ज्ञात करना, जब मूल दिए हों तो क्या करेंगे, तो वहाँ पर x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल यूज़ करेंगे बराबर 0। नेक्स्ट है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम जहाँ px बराबर होगा gx इंटू qx प्लस rx, परंतु gx नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट आता है ज्यामितीय निर्देशांक। ज्यामितीय निर्देशांक में बात करेंगे तो यहाँ पर दो बिंदु दिए हों जिसमें P और Q हों और उनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हों, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे फाइंड करेंगे, तो वहाँ पर होगा बिंदु P और Q की दूरी के लिए बराबर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नंबर 2 दूसरा फॉर्मूला है खंड सूत्र। खंड सूत्र, जब दो बिंदु m1 m2 और उनके बीच तीसरा बिंदु दिया हो r, यानी P और Q के बीच एक बिंदु मिडल पॉइंट है r और उनके निर्देशांक m1 m2 हैं, तो बिंदु r के निर्देशांक को कैसे फाइंड करें। फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। नेक्स्ट है मध्य बिंदु के सूत्र। मध्य बिंदु के सूत्र, अगर बिंदु P और Q दिए हैं और उसका बीच का पॉइंट बिंदु मध्य बिंदु R है, तो मध्य बिंदु R के निर्देशांक कैसे निकालें, तो x1 और x2 को दोनों को ऐड करेंगे और y2 करेंगे प्लस y1 प्लस y2 का आधा करेंगे, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो बिंदु संरेख होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें तीन बिंदु दिए हैं त्रिभुज के, बिंदु A, V, C और उनके बिंदु A के निर्देशांक x2 x1 y1, B के x2 y2, C के x3 y3 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब याद कैसे करें, तो याद करेंगे x1 लेंगे पहले, तो x1 के बाद क्या आता है x2 आता है, मगर यहाँ पर 2 नहीं करेंगे, y2 करेंगे, y2 y3। इसी प्रकार x1 लिया था, अब x2 लेंगे, 2 के बाद आएगा 3 फिर 1, 3 के अब x3 लेंगे तो 3 के बाद 1 और 2। हम ऐसे याद कर सकते हैं x1 x2 x3, x1 लेंगे पहले, फिर x2 लेंगे, फिर x3, 1 लेंगे तो 2 3 लगाएंगे, 2 लेंगे 3 1 लगाएंगे और 3 लेंगे तो 1 2 लगाएंगे। आसानी से याद कर सकते हैं इस तरीके से।
चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं हम त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, और फॉर्मूले भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं तो दिक्कत रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा है त्रिकोणमिति के पहले अनुपात की बात करें तो 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के, जिसमें पहला साइन थीटा कॉस टैन कॉट सेक कोशेक। हम ट्रिक से याद करेंगे तो LAL KA, जिसमें साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण, अगर त्रिभुज दिया है और त्रिभुज में लंब आधार कर्ण 3 इसके भुजाएं हैं तो वहाँ से साइन का मान लंब बटे कर्ण से हम फाइंड करेंगे। कोस का देखेंगे तो आधार बटे कर्ण, टेन का है लंब बटे आधार, टेन का उल्टा था कॉट, तो कॉट का टेन का उल्टा कर देंगे आधार बटे लंब, और सेक कर्ण बटे आधार और कोसेक कर्ण बटे लंब। नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए यहाँ पर हम रिवीजन करना है, इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। और आपको लग रहा है तेज़ है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इस वीडियो का PDF भी सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं और पढ़ लेंगे तो बहुत ही हेल्प मिलेगी। एक बार रिवीजन ज़रूर लगा लें। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, फ़िलहाल तेज़ है मगर आप दोबारा इसे PDF से पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, और वैल्यू है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। बात करें साइन की तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और साइन 0 का मान 0। इसी प्रकार हम बात करें साइन 30 के वैल्यू, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 की बात करें 1/√2, साइन 60 की बात करें तो √3/2 √3/, साइन 90 की बात करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 1। कॉस का अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से आप उल्टा भी कर सकते हैं, परंतु याद होना चाहिए। लास्ट टाइम है आपका कॉस का वैल्यू होता है कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0। टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3 और टेन 90 का अपरिभाषित नहीं होता, यानी अपरिभाषित का ये परिभाषित नहीं किया सकता, इसे इनफाइनाइट से शो करते हैं। नेक्स्ट है कॉट। कॉट 0 का इनफाइनाइट, कॉट 30 √3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/√3 और कॉट 90 का 0। सेक 0 का 1, सेक 30 का 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 अपरिभाषित। कोसेक की बात करें कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट, कोसेक 30 का 2, कोसेक 45 का √2, कोसेक 60 का 2/√3 और कोसेक 90 का 1। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ सर्व समीकरणें जो बहुत हेल्पफुल होती हैं। पहली है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर 1, ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए। दूसरा सेक स्क्वायर A प्लस टेन स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर A, और सेक कोशेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। बात करें हम यहाँ से और वैल्यू फाइंड करने की, यानी हम सिर्फ साइन की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे। यहाँ से साइन स्क्वायर A अगर निकालना है तो हम करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, कॉस स्क्वायर A।
सेम अगर कॉस का निकालना है वैल्यू तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हम फाइंड करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार आप सेक से और कोसेक से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बात करें अपोजिट की तो साइन का अपोजिट कोसेक होता है, बताया था मैंने। कॉट का टेन होता है और टेन का मान साइन बटा कॉस में भी होता है। कॉस का मान सेक इसका उल्टा होता है, सेक का कॉस उल्टा होता है, कॉट का कॉस बटा साइन होता है। टेन का 1 कॉट भी होता है और कोसेक थीटा का 1 साइन होता है। बात करेंगे हम यहाँ पर क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश की। क्वाड्रेंट है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्लस वैल्यू, यानी सभी जो त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं वो प्लस वैल्यू के होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका अपोजिट कोसेक प्लस वैल्यू में होते हैं और बाकी नेक्स्ट जो होते हैं वो सब क्या होंगे, माइनस में होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका अपोजिट कॉट प्लस के होंगे, बाकी सब यहाँ पर नेगेटिव यानी माइनस में होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जो आती हैं वो 90 माइनस थीटा की और 360 प्लस थीटा की वैल्यू आती हैं, क्योंकि ये होता है 90 डिग्री यहाँ पर और यहाँ से 90 डिग्री से कम, ये 0 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री और यहाँ पर होता है 270 डिग्री। 90 डिग्री से कम और 0 से अधिक की वैल्यू यहाँ पर आती हैं फर्स्ट, और 90 से प्लस और 180 से माइनस वाली वैल्यू सब सेकंड क्वाड्रेंट में आती हैं। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस और 270 माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस और 270 प्लस वैल्यू यहाँ पर आती हैं। अब वैल्यू रखते कैसे हैं, अब यहाँ पर देखने वाली बात है, कुछ वैल्यू तो डायरेक्ट आती हैं, कुछ इंटरचेंज भी होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नोट के रखा है कि अगर 90 प्लस या माइनस में वैल्यू हम ब्रेक कर रहे हैं तो चेंज द फंक्शन किस में, साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, टेन टू कॉट, कॉट टू टेन, सेक टू सेक कोसेक, कोसेक टू सेक। इसी प्रकार 270 प्लस हो या माइनस, अगर हम वैल्यू ब्रेक कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा ये इंटरचेंज आपस में होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। इसी प्रकार अगर देखें 180 और 360 प्लस हो या माइनस, नो चेंज ऑफ द फंक्शन, इन फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया पर है, अगर बात करें साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा मैंने अभी बताया था, अगर 90 प्लस हो या माइनस इंटरचेंज होगा और 270 प्लस हो या माइनस आपस में इंटरचेंज होंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी प्लस के आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अब क्या होता है कि अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो एक ट्रिक में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, आपने देखेंगे साइन ऑल स्टूडेंट टा कॉपी, मैं शॉर्ट ट्रिक लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा। क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टा कॉपी, ऑल स्टूडेंट टा कॉपी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस के, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के यानी साइन और उसका उल्टा, थर्ड क्वाड्रेंट में T4 10 और उसका उल्टा कॉट आपस में प्लस के होते हैं, और C4 कॉस और उसका उल्टा सेक प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस। यह बात करें साइन 90 माइनस थीटा की, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए सब प्लस के, तो हमने प्लस का चिन्ह लगाया, और साइन का मैंने बोला था इंटरचेंज किसमें होगा, कॉस में, इसलिए प्लस कॉस हो गया। इसी प्रकार साइन 270 माइनस थीटा की बात करी, 270 भी इंटरचेंज होगा, परंतु ये माइनस वाला है, इसलिए किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये 270 होता है
270 प्लस वाले इधर जाएंगे, माइनस वाले यहाँ पे जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन और उसका उल्टा कॉट प्लस का होते हैं, बाकी सब माइनस, इसलिए माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा है तो प्लस का है, 180 में टूटा है इसलिए प्लस को इंटरचेंज नहीं होगा तो साइन का साइन आएगा, मगर 180 माइनस थीटा है तो माइनस थीटा यानी दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन का प्लस हो जाएगा, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में स्टूडेंट फॉर एस फॉर साइन और उसका कोसेक उसका उल्टा प्लस का होता है। तो आप यहाँ पे मैंने कई सारे दे रखे हैं, आप एक बार इसे रिवाइज ज़रूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त की बात करें तो वृत्त एक सर्कल होता है, ये देखें, और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और आर जो होता है वृत्त की त्रिज्या होती है, और 2r वृत्त का व्यास होता है। त्रिज्याखंड की बात करें सेक्टर की, तो सेक्टर होता है, त्रिज्याखंड मैंने आपको दिखा दिया है, एक लघु त्रिज्याखंड, एक दीर्घ त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो a बराबर 360 डिग्री बटे 360 थीटा डिग्री बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर लघु त्रिज्याखंड की परिधि या लंबाई फाइंड करनी है तो L बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, परिधि के लिए 2 पाई आर होता है। नेक्स्ट दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ से फाइंड करेंगे 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और दीर्घ त्रिज्याखंड की परिधि निकालनी है 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। वृत्तखंड सेगमेंट देखना है, तो सेगमेंट क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर फाइंड करें तो वृत्तखंड मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर वृत्तखंड है, ये वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। तो अगर लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड की बात की जाएगी तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी ऊपर पड़ा था थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ हाइट इंटू बेस, आधार इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर चैप्टर नेक्स्ट है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर आयतन की, रेक्टेंगल की। आयतन क्या होता है, आयतन किसी भी 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या करते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, परंतु ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ऐसी चतुर्भुज आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों आयत कहलाती है। यहाँ पर देखेंगे ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर हैं, और एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर हम आयत का पहले निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L इंटू V। बात करें परिमाप की, तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो देखिए B ये दिया है और V ये, L और L यानी 2L और 2V, तो हम फाइंड करेंगे 2L और 2V। विकर्ण ये होता है सबसे लंबी वाली जो भुजा होती है विकर्ण कहलाती है, तो विकर्ण हम त्रिभुज से फाइंड कर सकते हैं, या फिर D बराबर होता है रूट L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। नेक्स्ट आता है वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल होता है A स्क्वायर, जैसे हमने निकाला था आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, सेम यहाँ पर लंबाई A है चौड़ाई A है इसलिए A स्क्वायर। परिमाप चारों भुजाओं का योग, यानी चारों A है तो 4A हो जाएगा। विकर्ण D निकालना है ये वाला, तो D होगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, हमने वहाँ पर निकाला था B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो वहाँ पर B और L अलग अलग थे इसलिए अलग था। तो यहाँ से होगा A√2, डायगोनल क्या होगा, A√2। नेक्स्ट है वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। नेक्स्ट आता है घनाभ।
घनाभ क्या होता है? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर हमने देखा था आयत, आयत को हम थोड़ा ऊंचाई दे दें, आयत को क्या दे दें, थोड़ी ऊंचाई दे दें, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है घनाभ। क्या बन जाएगा? घनाभ। और घनाभ में ये हमारा आयत में क्या था? L, और ये क्या था? V। इसलिए हमने बस ऊंचाई और ऐड की है h, इसलिए LBH हो जाएगा आयत, क्योंकि आयत जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दिया। विकर्ण क्या है? देखिए, अगर विकर्ण हमने उसका निकाला था आयत का, तो ऐसे ही इसका निकालेंगे, बस ऊंचाई ऐड कर देंगे, तो हमने h ऐड कर दिया बस। नेक्स्ट है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका? घनाभ का। तो संपूर्ण में आएगा, देखिएगा यहाँ पर एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे? पृष्ठ का, यानी आपको चारों दीवारों का जोड़ना है। तो इस दीवार का और सामने की और पीछे की दीवार, परंतु संपूर्ण वाले में छत और फर्श का भी लिया जाता है। इसलिए अगर हम बात करें एक दीवार की, ये दीवार है, दीवार में क्या होगी? लंबाई और चौड़ाई, और इस सामने वाली दीवार होती है ये वाली दीवार, इसमें चौड़ाई और क्या होगी? ऊंचाई। सेम ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, तो सभी दीवारों का क्षेत्रफल ले लेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे, और यहाँ पर फर्श भी और छत भी, यहाँ पर क्या करेंगे? सिर्फ दीवार लेंगे। तो फॉर्मूला 2LB 2LH और 2BH पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2LH और 2BH। नेक्स्ट है घन। घन हमने जो वर्ग बनाया था उसी को अगर थोड़ी सी हाइट दे दी जाए, थोड़ी सी हाइट दे दी जाए, तो क्या बन जाएगा? वो घन बन जाएगा। और यहाँ पर देखें तो हाइट भी बराबर a के और सभी भुजाएं बराबर, तो इसलिए आयतन होगा a का क्यूब, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। विकर्ण की बात करें तो विकर्ण भी 3a² यानी a√3 बन जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2a² प्लस 2a² प्लस 2a² बराबर हो जाएगा 6a²। तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 4a² हो जाएगा। बेलन, बेलन का आयतन πr² h और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2πrh प्लस πr² ऐड करेंगे तो 2πr कॉमन लिया, h प्लस r यहाँ से बन जाएगा। शंकु, शंकु की बात करें तो एक इसका आयतन निकालने के लिए हमें एक बेलन की जरूरत पड़ती है, और बेलन के ही आयतन से हम 3 शंकु आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हम बेलन के आयतन में से 3 डिवाइड करेंगे तो हमारा शंकु का आयतन निकल आएगा। त्रियक ऊंचाई क्या होती है? जो ये साइड की ऊंचाई होती है ये वाली, ये क्या कहलाती है? L, जिसे बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। और त्रियक ऊंचाई निकालेंगे आपको फॉर्मूला मिलेगा, पाइथागोरस में से ही फाइंड कर सकते हैं। तो L² बराबर R² प्लस H²। L फाइंड करना है तो रूट चले जाएगा इधर, क्या हो जाएगा? R² प्लस H²। रूट में वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πrl प्लस r। नेक्स्ट है गोला। गोले का हम सिर्फ आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं होता, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता। तो वॉल्यूम की बात करें यानी आयतन की गोले का, तो 4/3 πr³ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 4πr²। अर्धगोले का इसी को आधा कर देंगे 2/3 πr³ और इसमें वक्रपृष्ठ संपूर्ण होता है तो संपूर्ण भी निकालेंगे, परंतु पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा कर देंगे 2πr³। संपूर्ण में
3πr² कर देंगे। छिन्नक, शंकु को अगर ऊपर से थोड़ा काट दिया जाए, इस तरीके से अलग कर दिया जाएगा, तो जो नीचे का जो भाग बचता है वो कहलाएगा छिन्नक। और छिन्नक का आयतन πh/3 कैपिटल R स्मॉल r प्लस स्मॉल r कैपिटल R। कैपिटल स्मॉल क्या है? एक ऊपर की त्रिज्या हो गई छोटी, नीचे की त्रिज्या बड़ी, तो नीचे की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R, ऊपर की त्रिज्या को स्मॉल r नाम दे दिया। छिन्नक का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πL R प्लस R, यानी स्मॉल r प्लस कैपिटल R। नेक्स्ट, जहाँ L² हो जाएगा h² प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का क्षेत्रफल प्लस शीर्ष का क्षेत्रफल प्लस पार्श्वीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसे हम शो करेंगे πr² कैपिटल, πr² स्मॉल और πL R प्लस R, यानी कि हमारा फॉर्मूला बनेगा πr² प्लस R² प्लस L प्लस R। नेक्स्ट है सांख्यिकी। सांख्यिकी काफ़ी पूछा जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन बनते ही हैं। तो सांख्यिकी का माध्य निकालने की विधियाँ हैं 3। पहला है प्रत्यक्ष विधि, सबसे सरल और आसान विधि होती है, जिसमें कि संख्या दी जाती हैं, x और f के मान दिए जाते हैं। x f बात करेंगे तो f इसे हम fi लिखते हैं, fi का हम लास्ट में योग करेंगे और fi इंटू xi की मल्टीप्लाई कर देंगे, f की और x की, तो यहाँ से बनेगा fi/xi बटे fi। x है आंकड़े और f है बारंबारता। कल्पित माध्य निकालने के लिए x बार जो कि माध्य कहलाता है, और a प्लस सिग्मा fi/di अपॉन सिग्मा f, यानी a जो है वो कल्पित माध्य और di जो है वो x माइनस a होगा। पग विचलन विधि होती है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi/ui बटे सिग्मा fi इंटू h। ui क्या है? तो ui है xi माइनस a अपॉन h। h एक अचर राशि कहलाएगी, जिसे वर्ग अंतराल बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है बहुलक। बहुलक क्या है? बहुलक जिसका फॉर्मूला होता है L प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। बात करें L की, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है L। h वर्ग अंतराल, f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और f2 होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। नेक्स्ट है माध्य या माध्यिका, जिसे मीडियन बोलते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना हो, यदि n विषम हो तो माध्यक होगा n प्लस 1/2 पद, और n सम हो तो माध्यक होगा n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटा 2। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक अगर माध्यक निकालना है तो L प्लस n/2 माइनस c/f इंटू h होगा, जहाँ पर L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, n प्रेक्षणों की संख्या, c माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, और f होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, h होगा वर्ग अंतराल। नेक्स्ट है माध्य, बहुलक और माध्यक में संबंध। एक संबंध होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, या एक होता है समांतर माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 समांतर माध्य माइनस माध्यिका। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट चैप्टर आपका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? किसी घटना के घटित होने की संभावना क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी कहलाती है, यानी प्रायिकता कहलाती है।
घटित होने की संभावना हो सकती है, जैसे कि किसी की संभावना फुल होती है पूरी तरीके से, अब किसी की कुछ नहीं होती। तो कह सकते हैं कि संभावना कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि मैं कल पढ़ूंगा, तो मुझे पता है मैं पढ़ूंगा, 100% पता है, तो मैं बोलूँगा 100% पढ़ूंगा। कल बारिश होगी, अगर मौसम साफ है तो आप क्या अनुमान लगाएंगे कि कल बारिश नहीं होगी? 0। तो अनुमान के हिसाब से चलते हैं। अब फॉर्मूला यहाँ पर ये बनता है कि प्रायिकता हो रही है, तो यहाँ से कुल परिमाण निकलेंगे और कुल अनुकूल परिमाण निकलेंगे। तो कुल परिमाण जो निकलेंगे या प्रायिकता बोलेंगे हम, प्रायिकता बराबर होता है कुल परिमाण, कुल अनुकूल परिमाण बटे कुल परिमाण। घटना कुछ भी हो सकती है, सिक्कों पर उछालने के लिए आते हैं, बॉल्स आती हैं, ताश की पत्ते आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक सिक्के को उछालना है, तो उसमें सिक्के पर हेड और टेल होते हैं, यानी चित और पट। अगर हेड आएगा तो कितनी बार, अब हेड प्रायिकता कितनी है, कुल प्रायिकता तो 2 ही है ना उस पर, एक हेड और एक टेल। निकालना है हेड, तो हेड तो एक ही बार आ सकता है ना, तो 1/2। टेल निकालेंगे तो कुल प्रायिकता 2 है, टेल निकालनी है तो टेल 1 ही होता है। अगर 2 सिक्के उछाल लेते हैं तो 2 सिक्के पर 2 हेड आते हैं और 2 टेल, तो कुल प्रायिकता कितनी होगी? 4। अगर पूछे कि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड तो कितनी बार आ सकता है? 2 बार आ सकता है, सिर्फ हेड 2 बार आ सकता है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ से हेड और टेल निकालने की प्रायिकता आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके फ्रेंड्स का मैथ का एग्ज़ाम है उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें।